हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण द्वारा दी गई वर्कशीट। विषय है हिंदी, कक्षा 5 की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बच्चों, भाग पहला है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते थे। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारें हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जैसी कोई जगह है जहां हरकारें डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और अन्य बहुत से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। तो देखिए बच्चों, आप सभी ने यहाँ पे देखा कि पुराने ज़माने में किसका कबूतरों का उपयोग किया जाता था संदेश भेजने के लिए। उसके बाद हरकारों जो पैदल ही चिट्ठी संदेश पहुंचाते थे, और आज जो है वो पानी के जहाज से, हवाई जहाज से इनसे डाक बांटी जाती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पुराने समय में किस पक्षी के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। मोर, चिड़िया, कबूतर या मैना। तो बच्चों, कबूतर हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, जो आदमी पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करता था उसे क्या कहते थे। जयकार, हरकारा, राजा या महाराजा। तो बच्चों से हरकारा कहा करते थे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, हरकारों को हमेशा किसका डर बना रहता था। लुटेरों और जंगली जानवरों का। अगला है दुर्गम का अर्थ क्या है बच्चों। दुर्गम का अर्थ होता है जहां पहुंचना आसान हो, जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचा ही ना जा सके, जहां से आया ना जा सके। तो इसका सही उत्तर है जहां पहुंचना कठिन हो। संदेशों को ले जाने वाला क्या कहलाता है। मालवाहक, संदेशवाहक, चालक या पायलट। तो बच्चों इन्हें हम संदेशवाहक कहते हैं। अगला है प्रभाग 2, निम्नलिखित वार्ता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ दो जनों के बीच में बातें हो रही है। वार्ता यानी कि बातें। अब इन्हें हमें पढ़ना है। तिनसु, अच्छा ये कैसा फूल है, फूल कैसा है। मिमी, ओ मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है, वह रहा फूलदान अलमारी पर। तीनसु, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है, उठने लगती है। कोको, नहीं नहीं मिमी, मिमी तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है। कोको, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी वह ये फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल जाती है। तिनसु, ओ मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर स्वागत, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इन दोनों की वार्तालाप हुई। अब देखिए फूल कौन लेकर आया था। कोको, मिमी, तिनसु या माताजी। तो बच्चों मिमी फूल लेकर आई थी। फूलदान कहाँ रखा था। छत पर, अलमारी पर, दरवाजे के पीछे या दरवाजे के ऊपर। तो बच्चों फूलदान अलमारी के ऊपर रखा था। कोको की माँ को किससे एलर्जी थी। रोटी, ब्रेड, फूल या फल। तो बच्चों उन्हें फूल से एलर्जी थी। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, चैन की सांस लेने का अर्थ क्या है। निश्चिंत हो जाना, गर्म सांस लेना, दुख होना या दुखी होना। तो बच्चों निश्चित हो जाना। मिमी कैसे डर गई थी। मिमी के फूल देने से, कोको द्वारा अचानक रोकने से, तिनुसु
द्वारा फूलदान में फूल रखने से या कोको द्वारा रोटी छिपाने से। तो बच्चों कोको द्वारा अचानक रोकने से मिमी डर गई थी। अगला देखिए बच्चों भाग 3, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। तो देखिए बच्चों, आप सभी को बताया गया है कि फसल जब कटती है तो कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। त्यौहार एक ही होता है, उनके अलग अलग जगह में अलग अलग नाम यहाँ पे बताए गए हैं। तो देखिए बच्चों, किस माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो बच्चों जनवरी हमारा सही उत्तर है। अगला है, निम्न में से कौन सा त्यौहार फसलों से जुड़ा नहीं है? लोहड़ी, पोंगल, ओणम, रक्षाबंधन। तो बच्चों रक्षाबंधन हमारा फसलों से त्यौहार जुड़ा हुआ नहीं है। कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब ठंड कम होगी, अब बरसात होगी, अब बीज बोए जाएंगे, अब काम नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों किस लिए खुश होते हैं? अब ठंड कम होगी। झारखंड में फसल से जुड़े त्यौहार को क्या कहते हैं? तो बच्चों झारखंड में फसल से जुड़े त्यौहार को सरहुल कहते हैं। सूरज की गर्मी बढ़ने से खड़ी फसल पर क्या असर पड़ेगा? तेजी से बढ़ेगी, खराब हो जाएगी, या बह जाएगी, या घट जाएगी? तो बच्चों तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे इनके उत्तर होंगे। इस तरह से बच्चों आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे आप सभी कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जारेडा ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।